रमेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ लकड़ियों के ढेर के पास खड़ा है। शांता देवी आती है। अरे शांता देवी, तुम आ गई। बताओ, आज कितनी लकड़ियां लेकर जाओगी? हाँ, वो सामने वाला बड़ा गट्ठर तैयार रखा है। पिछले बार से थोड़ा भारी है। शायद आजकल शाम को ठंड बढ़ गई है, इसलिए लोगों की मांग भी ज्यादा है। पर मुझे थोड़ा डर है। तुम्हारे सिर में पहले से ही दर्द रहता है और तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो। क्या तुम इसे संभाल पाओगी? अगर ज्यादा भारी लगे तो मैं इसे 2 हिस्सों में बांध देता हूं, भले ही इससे थोड़ा समय ज्यादा लगे। तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे पहले है अम्मा। हाँ हाँ रमेश बेटा, मैं उठा लूंगी। क्या करूं, सिर में थोड़ा सा दर्द तो है, ये सच है। पर पेट भरने के लिए और अपनी झोपड़ी का किराया चलाने के लिए तो उठाना ही पड़ेगा। आज मुझे थोड़ी ज्यादा कमाई की जरूरत है, इसलिए बड़ा गट्ठर ही दे दो। ला बेटा, जरा इसे मेरे सर पे तो रखवा दे, मेरी कमर भी अब साथ नहीं देती। सुनो, इसके पैसे तो मैं तुम्हें कल सुबह जरूर दूंगी, जैसा कि तय हुआ था। तुम चिंता मत करो, हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब मैं चलती हूँ, बहुत सारे घरों तक पहुँचना है। सुनो जी, क्या कर रहे हो आप? आप इस बुढ़िया शांता देवी से तुरंत ही पैसे क्यों नहीं ले लेते? ये रोज रोज आपको कल का कहकर टालती रहती है और आप हर बार इसकी बातों में आ जाते हैं। मुझे मालूम है ये कल सुबह आएगी और बस 2-4 रुपए देकर कहेगी बाकी कल दे दूंगी, और फिर एक और बड़ा गट्ठर उठाकर ले जाएगी। ये नासपिटी कहीं की, इसका कल कभी नहीं आता और ये हमारी मेहनत का फायदा उठाती है। हमें भी तो घर चलाना होता है, आप क्यों नहीं समझते? अरे जाने दो सुनीता, बेचारी बूढ़ी है, तुम क्यों इतनी नाराज होती हो? तुम ये तो देखो, इस उम्र में भी इसका दुनिया में कोई नहीं है और इसे घर घर जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती हैं ताकि वो एक वक्त की रोटी खा सके। ये हमारी क्या गलती है ये कहना ठीक नहीं। हाँ, थोड़े पैसे ही तो कम देती है, पर बाकी लोग तो पूरे पैसे देते हैं और मेरा काम चल जाता है। उसकी मेहनत और मजबूरी देखो, तुम इतनी कठोर मत बनो। मैं जानता हूं तुम समाज सेवा नहीं कर सकती, पर कम से कम उसे बुरा तो मत बोलो। शांता देवी अंजलि के घर में लकड़ी का ढेर नीचे रखती है। अंजलि बिटिया, अरे ओ अंजलि, मैं आ गई हूँ। अब बताओ, आज कितनी लकड़ियां रखूं? आज मैं थोड़ी कम लाई हूँ, क्योंकि सुबह से ही मेरे सर में तेज दर्द था और बाकी घरों में भी लकड़ियां पहुंचानी है, वरना सब नाराज हो जाएंगे। कल मैं तुम्हारे लिए 2 गुनी लकड़ी ले आऊंगी। मुझे पता है तुम्हें चूल्हे के लिए लगभग 50 लकड़ियों की जरूरत होती है और आजकल रात को थोड़ी ठंड हो जाती है, तो तापने के लिए भी तुम्हें ज्यादा लकड़ी चाहिए होगी। बताओ, क्या आज का गुजारा हो जाएगा? हाँ हाँ शांता अम्मा, आज चूल्हे के लिए आप उतना ही रख दीजिए जितना आप रोज़ देती हैं, पर कल आप ज़रूर ज़्यादा ले आइएगा ताकि मुझे बार बार इंतज़ार न करना पड़े। मेरी सास अभी तक बाहर गई हुई हैं और मुझे अकेले ही सब संभालना पड़ता है। सुनो, अभी आप जाइएगा नहीं, मैं अभी आती हूँ। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। यहाँ इस जगह पर बैठ जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बाकी घरों के लिए निकलना। अंजलि अंदर जाती है और रोटी लेकर आती है। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हो? ये बासी नहीं है, एकदम ताज़ी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है तुम्हारे लिए। अब मेरी सास अभी तक घर में नहीं आई हैं, उन्हें अभी भी लगभग 14 से 15 दिन और लगेंगे वापस आने में, तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम सुबह से भूखे पेट लकड़ी सर पर उठाती हो, इसीलिए तुम्हारा सिर दुखता है। तुम मेरे यहाँ रोज़ एक रोटी खा लिया करो, कोई हर्ज नहीं होगा। अगर मेरी सास ने वापस आकर गुस्सा किया तो उन्हें मैं समझा दूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगी, मैं उनसे बात कर लूंगी। कृपया मना मत करो, ये मेरी तरफ से प्रेम है। शांता देवी लकड़ियां उठाने वापस रमेश के पास आती है। अरे वाह अम्मा, आज तो बड़ा वाला गट्ठर दे दें। हाँ, शाम को सर्दी बहुत बढ़ गई है, इसलिए लोगों को लकड़ी ज़्यादा चाहिए होगी और बाजार में भी दाम बढ़ गए हैं। आज तो मेरी तरफ से जो चाहिए उठा लो, ये तुम्हारा ही माल है अम्मा। पर एक बात बताओ, मैंने गांव में सबको सुना है कि सब तुम्हें बुढ़िया या अम्मा कहते हैं। तुम्हारा असल नाम क्या है? मतलब वो नाम जो तुम्हारे पिताजी ने रखा होगा। मुझे लगता है तुम्हारा कोई बहुत प्यारा सा नाम होगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो? मेरा असल नाम? अरे बेटा, उस नाम को सुने तो एक जमाना हो गया, एक अरसा बीत गया। मेरा नाम तो मीना था, जो अब गांव के लोग बदलकर शांता देवी कर चुके हैं। पर अब तो सब लोग मुझे बुढ़िया या अम्मा कहकर ही पुकारते हैं और मुझे भी इसी की आदत हो गई है। सच कहूं तो पता ही नहीं चला कि मैं कब मीना से ये बुढ़िया बन गई। अब तो बस ये लकड़ियों का गट्ठर ही मेरा साथी है। खैर, ये ले बेटा, आज के 2 रुपए, बाकी कल दे दूंगी, हिसाब बराबर रखना।
अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। शांता देवी मुखिया बलदेव सिंह के घर पहुंचती है। अरे ओ मुखिया बलदेव सिंह जी, मैं शांता देवी आ गई हूँ। कितनी लकड़ियां रखूं? और आप आकर जरा देख भी लीजिए, लकड़ी एकदम सूखी है। इस बार बहुत अच्छी लकड़ी है, वरना पीठ पीछे आप कहेंगे कि बुढ़िया गीली लकड़ी रख कर गई और चूल्हा जल नहीं रहा है। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया है, कहाँ रखूं? अरे शांता देवी, आओ आओ, कैसी हो तुम? हाँ, मुझे पता है तुम श्यामापुर गांव के बाहर कावेरी नदी के पास वाले उस छोटे से झोपड़े में अकेली रहती हो ना? हाँ, वही झोपड़ी। अच्छा मुझे बताओ, वहां अकेले तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे पास में कोई दूसरा झोपड़ा भी नहीं है और रात को जंगली जानवरों का भी डर रहता होगा। मुझे पहले भी लगता था कि तुम्हें वहां से हट जाना चाहिए, पर अब आदत हो गई है ना? जी बस आपकी कृपा है मुखिया जी। पहले तो बहुत डर लगता था, रात को कोई आवाज आती थी तो दिल दहल जाता था, पर अब आदत हो गई है। क्या करूं, अब तो वही झोपड़ी मेरा घर है और मेरा संसार है। गांव के अंदर तो घर लेने की हैसियत नहीं है। आप किस लिए पूछ रहे हैं, कोई समस्या है क्या? बात सीधी और साफ है शांता देवी। नदी के पास पंचायत की जो खाली जमीन है उस पर मुझे ये ईंट की भट्टी लगानी है, और हाँ, उस जमीन के बीच में तुम्हारी वो छोटी सी झोपड़ी आ रही है, इसलिए तुम्हें उसे हटाना होगा। ये जमीन पंचायत की है और मैंने सब पता कर लिया है। तुम्हारा उस पर कोई कानूनी हक नहीं है, समझी? इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सकता है खाली कर दो और कहीं और रहने का इंतजाम करो। मैं तुम्हें कुछ दिन का समय दे रहा हूँ। नहीं नहीं मुखिया जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वो झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो पहले गांव में ही रहती थी। 40 साल पहले ब्याह के इसी श्यामापुर गांव में आई थी। महेश के पास हमारा घर था। 15 साल पहले मेरे पति चल बसे, तब कर्ज चुकाने के लिए घर बेचना पड़ा। उस समय के मुखिया बिहारी लाल ने कहा था तुम वहां रह लो, और उन्होंने ही ये झोपड़ी भी बनवा कर दी थी। क्या आप जानते हैं मैंने बदले में उन्हें क्या दिया था? मेरे पास जो मंगलसूत्र था, मेरे पति का आखिरी निशानी जो उनके जाने के बाद मेरे किसी काम का न रहा, वो मैंने उन्हें दे दिया था। उस जमीन पर मेरा हक है, ये अन्याय है। अरे अरे, ये रोना धोना यहाँ मत करो, मुझे कहानी मत सुनाओ। मैं तुम पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कानून के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तुम गलत तरीके से इतने सालों से उस जमीन पर रह रही हो, मैंने सब दिखवा लिया है। पंचायत के कागजों में ना तो जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारे नाम किया गया और न ही तुम्हें किराए पर दिया गया है, समझी? किराया? क्या तुम किराया देती थी? अगर नहीं तो किस हक से रह रही हो? और तुम्हारे उस पुराने मुखिया से हुए बात का कोई सबूत है? किराया? मुखिया जी, मेरी किराया देने की हैसियत कहाँ है? मैं किसी तरह लकड़ियां बेचकर मेहनत करके अपना पेट पाल रही हूँ। मुझे क्या पता था कि वो मुखिया मेरा मंगलसूत्र लेकर भी कोई कागज नहीं देगा। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कागजों की समझ कहाँ है? आप ही बताइए, मेरे पास जमीन के उस टुकड़े का कोई कागज कहाँ से आएगा? और मैंने जो उन्हें अपना गहना दिया था उसका सबूत मैं कहाँ से लाऊंगी? ये सच्ची कहानी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुखिया के आदमी कालू और अन्य झोपड़ी तोड़ने आते हैं। शांता देवी, चलो रे चलो, जल्दी खाली करो, चल चल सामान बाहर निकाल। हमें ये झोपड़ी यहाँ से तुरंत हटानी है। मुखिया बलदेव सिंह का आदेश है और हम इसमें देर नहीं कर सकते। बाहर निकाल। नहीं बेटा, ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये मेरा एकमात्र सहारा है, मुझे कुछ समय दे दो, मैं कहीं और जगह ढूंढ लूंगी। तब तक मत तोड़ो, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मेरे पास और कोई छत नहीं है। अरे मुझे ये मत करो वो मत करो मत बोलो, मुझे जो खा गया मैं वही कर रहा हूँ। मुखिया जी का आदेश पत्थर की लकीर है, समझी? चलो तुम बाहर जाओ और दूर खड़ी रहो, हम जल्दी इसे साफ कर देंगे। देखो, तुम्हारे चूल्हे और 4 बर्तनों के सिवा यहाँ कुछ नहीं था, मैं इन्हें यहाँ पर रख रहा हूँ, इन्हें देख लेना। शांता देवी रोते हुए अपनी झोपड़ी को टूटता हुआ दिखती है। शांता देवी अंजलि के घर जाती है। अंजलि बिटिया, ओ अंजलि, लकड़ी लाई हूँ, आज एकदम सूखी है, पैसे दे दो। और बिटिया, क्या आज मुझे 2 रोटी मिल सकती है? बहुत बहुत भूख लगी है, कल रात से कुछ नहीं खाया, बस आज के लिए, कल से नहीं मांगूंगी, मेरा पेट भर जाएगा। वाह अम्मा, आज तो लकड़ी एकदम सूखी है, बहुत अच्छी है, लो ये पैसे। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए अभी रोटी लाती हूँ, तुम क्यों नहीं मांगोगी? खाओगी नहीं तो काम कैसे करोगी? तुम्हारा सिर दर्द करेगा फिर। अरे रे अम्मा, रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ करना। क्या हुआ? ना बेटिया, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तो कल रात से भूखी थी, तुमने मुझे पेट भर खाना खिला दिया, इसलिए रोना आ गया, मेरा पेट भर गया, अब मैं चलूं। मतलब कल से तुमने खाना नहीं बनाया?
क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे सच बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे ये पता चला है कि मुखिया बलदेव सिंह ने तुम्हारी झोपड़ी तोड़वा दी। क्या ये सच है? उसने ऐसा क्यों किया? वो बोलता है कि वो जमीन पंचायत की है और तुम्हारे पास उसका कोई कागज नहीं है ना? हाँ बिटिया, ये सच है। मुखिया ने मेरी झोपड़ी तोड़वा दी। बोलता है वो जमीन पंचायत की है। जमीन का कागज मैं कहाँ से लाऊं? वो पहले वाला मुखिया बिहारी लाल मेरा मंगलसूत्र भी खा गया। उसने कोई कागज ना दिया था। मुझे भी समझ ना थी। कल रात मैं उसी टूटे हुए बिना छत के झोपड़े में सोई थी और आज तो कमबख्त मुखिया के आदमी उसे पूरा तोड़ देंगे, मिट्टी डाल देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मेरा तो संसार लुट गया है। यहाँ से उठो अम्मा, जाओ मुखिया बलदेव सिंह के पास। तुम इतने सालों से वहां रह रही हो, वो ऐसे कैसे तुम्हारी झोपड़ी तोड़ देगा? जाओ उससे बात करो। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, समझी? तुम इतने सालों तक रही हो, तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है। डरो मत, जाओ और अपने हक के लिए लड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शांता देवी मुखिया के पास जाती है। मुखिया का एक आदमी उसे बुलाता है। ए सुनो अम्मा, मुझे बलदेव सिंह मुखिया जी ने भेजा है। चलो मेरे साथ। देखो, सामने की जमीन पर ईंट की भट्टी लगेगी। वहां जाना तो दूर, उसके आसपास भी भटकना मत। मुखिया जी ने कहा है कि तुम यहां इतनी जमीन पर अपनी छोटी सी झोपड़ी बना लो। एक आदमी के लिए इतनी जगह बहुत है और ये तुम्हारे टूटे हुए झोपड़े का घास फूस है, काम आएगा। ले लो, अब चुपचाप यहां से चली जाओ और हमें परेशान मत करो। शांता देवी वहीं बैठकर रोने लगती है और रात हो जाती है। अगली सुबह रमेश और सुनीता वहां से गुजरते हैं और शांता देवी को देखते हैं। अरे सुनीता, देखो वहां कोई औरत ऐसे खुले में सोई पड़ी है। ये तो शांता अम्मा है। अम्मा, तुम यहां इस हाल में क्या हुआ? तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? तुमने अपनी झोपड़ी क्यों नहीं बनाई? हाय अम्मा, सच्ची में तुमको ऐसे देखा नहीं जाता। मुखिया ने तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर ये जगह दी है। कोई बात नहीं अम्मा, रहना ही तो है। झोपड़ी यहाँ भी बन जाएगी, हम सब मिलकर बना लेंगे। तुमने तो रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली है। अब चिंता मत करो, ऊपर वाले के यहाँ अंधेर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सुनो जी, पहले हम अम्मा के लिए एक झोपड़ी ही बनाएंगे। मैं जंगल से थोड़ी लकड़ी काट कर लाता हूँ, तब तक तुम दोनों जो कुछ पड़ा है उसे काम शुरू करो। अम्मा, जब तक झोपड़ी ना बने आप हमारे घर में ही रहो। मैं जंगल से थोड़ी लकड़ी काट कर लाता हूँ, तब तक तुम दोनों जो कुछ पड़ा है उससे काम शुरू करो। अम्मा, जब तक झोपड़ी ना बने आप हमारे घर में ही रहो। अरे बिटिया, तुम लोग इतना प्रेम करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, मुझे यहीं रहने दो। पर तुम मेरे लिए इतनी मदद कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिटिया, जिसके सर पर छत नहीं होती उसे ना भूख लगती है और ना प्यास। तुम जाओ और काम शुरू करो। ठीक है अम्मा, मैं अभी गई और अभी आई। मैं घर से तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आती हूँ, फिर हम जल्दी से काम शुरू करते हैं। इस मुखिया बलदेव सिंह को तो देखो, बेचारे गरीब बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा, जिसका दुनिया में कोई नहीं है। ये देखकर उसकी झोपड़ी तोड़ दी। सत्यानाश हो इस मुखिया का। मैं अभी आई। सुनीता खाना लेने जाती है। रमेश जंगल जाता है। सुनीता वापस आती है और शांता देवी गायब है। अरे रमेश, तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया और अम्मा भी नहीं दिख रही। तुम कहाँ गई थी? मैं तो उनके लिए खाना लाने घर गई थी। वापस आई तो देखा अम्मा यहाँ नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ, यहाँ सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। मैंने अम्मा को कहा था कि झोपड़ी का चक्कर छोड़कर हमारे घर ही रह लो, पर उन्होंने मना कर दिया। अम्मा गरीब हैं पर आत्मसम्मान उनमें बहुत है। ये झोपड़ी घर नहीं, उनका सम्मान है। कहाँ चली गई वो? मेरा मन घबरा रहा है। गांव वाले अम्मा को जंगल में बेहोश पाते हैं और उन्हें रमेश के घर लाते हैं। होश आने पर शांता देवी मुखिया के घर पहुंचती है। मुखिया, ओ मुखिया बलदेव सिंह, तूने अच्छा न किया। तेरे आदमी तो मेरी जान ही ले लेते। मेरे साथ ये क्या किया? मैं तो तुझे सिर्फ धन्यवाद देने आई थी कि तुमने मुझे थोड़ी सी जगह तो दी। अब क्या बोलेगा तू? मेरे सिर पर ये घाव किसने दिया? ए गांव वालों, देख क्या रहे हो? ये बुढ़िया सठिया गई है। मुझे नहीं पता कि ये क्या बके जा रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानता उसकी ये हालत किसने की है। मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ। औरतों पर तेरी तरह वार नहीं करता रे। मुझे जमीन से मतलब था, वो मुझे मिल गई। इस कमजोर बुढ़िया को मार के मुझे नरक नहीं जाना, समझा? ए मुखिया बलदेव सिंह, तेरी ये चालाकी किसी पर नहीं चलेगी।
तूने ही किया है। हमको गांव वालों को मूर्ख समझता है तू। तू कब से उस बेचारी के पीछे पड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है क्या? जमीन मिल गई फिर भी इतना नीचे गिर गया है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तूने एक गरीब की छत छीनी और अब उसकी जान लेने की कोशिश की है। कहाँ है तेरा वो चमचा कालू? वही हो गए सब में। कालू भागने की कोशिश करता है, शांता देवी उसे पहचान लेती है, गांव वाले उसे पकड़ते हैं। ए कालू, तूने ये किया है क्या रे? सच बोल, नहीं तो आज तेरी खोपड़ी तोड़ देंगे। बता रहे हैं, क्यों किया तूने ये सब? नहीं भाई, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मुखिया जी ने ईंटों को लाने के लिए रुपए दिए थे। उनकी तो कल शराब पी गया मैं। अब अगर काम ना शुरू होता तो मुखिया जी मेरी बेइज्जत करते। तो मैं अम्मा की टूटी हुई झोपड़ी से पुरानी ईंटें और सामान लेने चला गया। जब मैं ईंटें उठा रहा था तो अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लगा कि कहीं कोई देख ना ले, तो मैंने अम्मा को जोर से धक्का दे दिया। अम्मा पत्थरों पे गिर गईं और उनके सिर से खून बहने लगा। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने खून पर मिट्टी डाली और अम्मा को पेड़ के नीचे रखकर वहां से भाग आया। शांता अम्मा, अब तुम अकेली माँ नहीं रहोगी। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। तुम्हें हमें एक बेटा मिल जाएगा और मुझे भी माँ मिल जाएगी। हम तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम हमारे घर की लक्ष्मी बनोगी। चलो अम्मा, अब तुम अपना दुख भूल जाओ। श्यामापुर गांव के लोग अब तुम्हारा परिवार हैं। हल्की रोशनी टूटी छत से आती धूप की किरणें। रामू अपना पुराना हल तैयार कर रहा है। सीमा चूल्हे पर पतली रोटियां सेंक रही है। रामू, मैं जानती हूँ कि आज फिर तुम सुबह से शाम तक मिट्टी से लड़ते रहोगे और शायद कल की तरह हाथ खाली ही घर लौटोगे, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाती। वो हमारी सांसों में, हमारे जीने के हौसले में बदलती है। तुम टूटना मत। हम दोनों एक हैं और मिलकर हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। सीमा, तेरे इन शब्दों में जितनी ताकत है उतनी शायद मेरी बाहों में भी नहीं। कई बार मन करता है कि हल छोड़ दूं, मिट्टी पर सिर रखकर रो लूं, पर तेरे भरोसे की वजह से मैं फिर उठकर खड़ा होता हूं। काश ये जमीन हमारी मेहनत का सम्मान कर लेती। लेकिन चाहे जैसा भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा, तेरे और हमारी बूढ़ी माँ के लिए। रामू बेटा, जब तेरे पिता जिंदा थे उन्होंने भी इसी मिट्टी के सहारे जिंदगी काटी, पर उनकी आंखों में कभी उम्मीद खत्म नहीं हुई, तो भी वही रास्ता पकड़े हुए है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, खाने पीने की जरूरत भी कम है, पर तू अपना ख्याल रख। गरीबी का दर्द हम सबने देखा है, पर हिम्मत हमें परंपरा में मिली है, इसे मत खोना। रामू, तेरी हालत देखकर लगता है जैसे ये जमीन तुझे आजमाने पर उतारू है। मैं जानता हूं तो गांव का सबसे मेहनती आदमी है, पर अकेले लड़ते लड़ते आदमी कभी कभी थक जाता है। अगर जरूरत पड़े तो मेरा कुआं, मेरे औजार, मेरा समय सब तेरे हैं। तू अकेला नहीं है भाई। रामू हल चलाते चलाते थक जाता है और मिट्टी में बैठ जाता है। हे धरती माँ, मैंने कभी तुझसे ज्यादा नहीं मांगा, बस इतना कि मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल मिल जाए। हर दिन मैं उम्मीद बोता हूँ और तू सूखा उगा देती है। क्या मेरे भीतर की हिम्मत भी ऐसे ही सूख जाएगी, या एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू मुझ पर दया करेगी? रामू, तुम रुक क्यों गए? मैं तुम्हें देखकर समझ सकती हूँ कि तुम अंदर ही अंदर कितना टूट रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में हार पसंद नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन तुम इस गांव की रीढ़ हो। अगर तुम गिर गए तो बहुत कुछ गिर जाएगा। चलो, थोड़ा पानी पी लो और फिर से जुट जाओ। हम दोनों मिलकर इन हालात को बदलेंगे। रामू, मैं हर महीने वही बहाना सुन सुनकर थक गया हूँ कि फसल खराब हो गई, पानी नहीं मिला, मिट्टी कड़क थी। ये सब सुनने के लिए मेरी दुकान नहीं खुली है। कर्ज का पैसा चाहिए और चाहिए समय पर। अगली बार पैसे नहीं मिले तो समझ ले ये खेत और ये जमीन मेरी होगी। दान नहीं करता मैं, धंधा करता हूँ। लाला जी, मैं आपकी कोई बात काट नहीं रहा। मैं मानता हूं कि मैं कर्ज में दबा हुआ हूं, लेकिन क्या आप मेरी आंखों में डर नहीं देख रहे? मेरे घर में भूख है, माँ बूढ़ी है, सीमा दिन भर परछाई की तरह साथ रहती है। मैं आपकी रकम लौटाऊंगा, शरीर तोड़कर, दिन रात मेहनत करके। बस थोड़ा समय दे दीजिए। रामू, रुको। ये क्या चमक रहा है मिट्टी के नीचे? नहीं, ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो सोना लगता है। रामू, मैं अपने हाथ कांपते महसूस कर रही हूँ। क्या सच में हमारी किस्मत इतनी बड़ी मुस्कान दे सकती है?
क्या ये वही पल है जिसकी उम्मीद में हम सालों से जी रहे हैं? सीमा, ये तो सोने का घड़ा है, पूरा भरा हुआ। लगता है जैसे धरती माँ ने खुद हमारा दर्द सुन लिया। इतने सालों की भूख, दर्द, अपमान, कर्ज सब एक ही पल में जैसे मिट गया हो। पर सुन, मैं कसम खाता हूं, ये दौलत मुझे घमंडी नहीं बनाएगी। हम इसका उपयोग अपने लिए भी करेंगे और गांव के गरीबों के लिए भी। कोई और किसान हमारे जैसा दर्द ना झेले। भगवान आज सच में प्रसन्न हो गए हैं बेटा। मैंने उम्र भर चाहा था कि तू उस दर्द से बाहर निकल आए जो तेरे पिता झेलते रहे। आज जो मिला है वो सिर्फ सोना नहीं, वो तेरी मेहनत का इनाम है, तेरी पत्नी की दुआ है और हमारे परिवार की किस्मत का नया अध्याय है। इसका सही उपयोग करना, बस इतना कहती हूँ। माँ, सीमा, आज से हमारी जिंदगी बदलेगी, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम वही लोग रहेंगे जो संघर्ष में खड़े रहे। ये सोना हमारे घर की रोशनी बढ़ाएगा, पर हमारे दिल को छोटा नहीं करेगा। और कल सुबह मैं फिर खेत जाऊंगा, क्योंकि मेहनत ही मेरा असली खजाना है।